देखिए, बात मजहबी पढ़ाई या दीनी पढ़ाई की नहीं है। दीनी पढ़ाई बहाना दहशतगर्दी का पाठ है पढ़ाना। मतलब आप सोचिए कि आपकी मेरी टैक्स की मेहनत की गाढ़ी कमाई आतंक की पढ़ाई, जिहाद की पढ़ाई के लिए भाई मैं टैक्स क्यों दूं? मतलब आप मदरसों पर बैंक की मांग को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये दो बड़े सवाल हैं जो आज हर कोई पूछ रहा है कि सरकारी पैसे से दीन के नाम पर, दीन मतलब धर्म, दीन के नाम पर दहशतगर्दी की पढ़ाई कब करने के फैसले के बाद से देश में मदरसों पर बैन और सरकारी फंडिंग रोकने को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों की फंडिंग रोकने की मांग की है। इससे पहले असम में फैसला हो चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक इसी तरीके की मांग कर चुके हैं। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मदरसों पर ऑल इंडिया बैन तक की मांग हुई है। मदरसों की शिक्षा संस्कृति को लेकर यह मध्य प्रदेश से देश में शुरू हुआ नया विवाद है। असम सरकार के बाद अब मदरसे मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री उषा ठाकुर के निशाने पर है। उषा ठाकुर की मांग है कि मदरसों को दी जाने वाली ग्रांट बंद होनी चाहिए क्योंकि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जाए। उषा ठाकुर का यह मानना है कि सभी मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। यह विवादित तो है लेकिन शायद पूरी तरह असत्य नहीं। कुछ दिन पहले कश्मीर पुलिस ने आतंकी पीएचडी कराने वाले एक मदरसे के बारे में खुलासा किया था। शोपियां में इस मदरसे का नाम है जामिया सिराज उल उलूम। इस मदरसे से पढ़कर निकले 13 आतंकवादी अलग अलग संगठनों से जुड़े थे जिन्होंने अपने ही देश के खिलाफ पत्थर और बंदूक उठाई थी। वो स्कूल जिनको हम एक एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन देने का साधन मानते हैं, अगर वो ही टेररिज्म के अंदर लोगों को शिक्षा देते हैं और साथ में उनको ब्रेन वॉश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है। कश्मीर में आतंक की पढ़ाई पढ़ाने वाले इस मदरसे के 3 शिक्षक जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं और टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप को जम्मू कश्मीर में कई और मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं। शोपियां में आतंकी पीएचडी कराने वाले इस मदरसे का पुलवामा कनेक्शन भी है। पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट भी इसी मदरसे से पढ़कर निकला था। इसके अलावा 13 अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए आतंकवादी इसी मदरसे के छात्र थे। 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड कर चुके हैं। हमारे सर्वाइलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लामी स्कूल का है, हमारे सर्वाइलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर, पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मदरसों की तरफदारी करने वाले कहते हैं कि मिसाइल वाले महात्मा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआती पढ़ाई भी मदरसे में हुई थी। लेकिन यह भी सच है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक मदरसे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। मदरसे कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक सेंटर कई बार बन जाते हैं, तो उसके लिए यह चीज को देखना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको। पहले 120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? भारत सरकार और राज्य सरकारें कश्मीर से केरल तक मदरसों को सरकारी मदद देती है। देश हित का सवाल यह है कि जिन मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती हो उन्हें आम भारतीयों के खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स का पैसा क्यों मिले? देश हित का सवाल कि मदरसों में सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा क्यों दी जाए और क्यों धर्म की आड़ में बच्चों से आधुनिक शिक्षा का हक छीना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आप देश हित में सोचिए कि मदरसों की वकालत की जाती कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए, बवाल हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मदरसों को हाथ नहीं लगाना। जो लोग कहते हैं ना वो अपने बच्चों को खुद नहीं भेजते मदरसे में।
जो लोग मदरसों की मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं और खुद अपने बच्चों को मदरसे भेजने से बचते हैं, वो चाहते हैं कि मदरसे चाहिए लेकिन पड़ोसी के बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो किसका भला और किसका नुकसान कर रहे हैं? वो लोग दोगले हैं। इस फैसले को ना बीजेपी से जोड़िए ना हिंदू मुसलमान से, बल्कि बच्चों के भविष्य से। मतलब मुस्लिम बच्चे अगर हैं तो उनको मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन से दूर क्यों रखा जाए? इस फैसले को बच्चों की तरक्की से जोड़कर देखना चाहिए कि उनको भी मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। आंकड़े जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र, सिर्फ 2% जो स्टूडेंट्स हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, सिर्फ 2% ही भविष्य में हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। जितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ते ही नहीं है, 2% को छोड़कर, सिर्फ 2%। वैसे तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ते से 4% है, मदरसे में जाते ही नहीं है, वैसे से 4% जाते हैं, ये भी एक फिगर है। और जितने जाते हैं उनमें से 98% आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाते, सिर्फ 2% है वो हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं। जबकि 42% जो छात्र हैं उनका उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र मदरसे से जो निकलते हैं वो शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है। हायर एजुकेशन सिर्फ 2%, मतलब आगे पढ़ना उनको क्यों मरहूम रखा जाए, अच्छी शिक्षा से क्यों दूर रखा जाए, मॉडर्न एजुकेशन क्यों ना मिले, क्यों ना मदरसों को क्वालिटी जो स्कूल्स हैं, मॉडर्न स्कूल्स हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाए। 2% छात्र भविष्य में धर्मगुरु बनना चाहते हैं, ये हकीकत है। तो जो लोग कहते हैं मदरसा नहीं जाना चाहिए, जान जाए पर मदरसा ना जाए, उनसे पूछिए अपनी जान को भेजेंगे मदरसे में? अपने बच्चों को नहीं भेजते मदरसे में, पड़ोसी के बच्चे के लिए। आगे बढ़ते हैं। देशहित में सवाल है कि राहुल गांधी का हाथ क्या यूपी में जातीय हिंसा भड़काने के आरोपियों के साथ? हाथरस केस में यूपी पुलिस ने पीएफआई के संदिग्ध सदस्य सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी मिलने चले गए, मतलब सिद्दीकी कप्पन जिस पर देशद्रोह का आरोप है, वो सिद्दीकी कप्पन जिस पर आतंकवादी विरोधी कानून का केस दर्ज है, वो सिद्दीकी कप्पन जिस पर यूपी के हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की कोशिश का आरोप है, वो सिद्दीकी कप्पन जो कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का कथित सदस्य है। राहुल गांधी उनके परिवार से क्यों मिलने जाते हैं? बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए आप देखिए कैसे पुलिस के साथ बराबर लगातार टक्कर ले रहा है लोगों से। पीएफआई संदिग्ध के साथ राहुल गांधी का साथ। जातीय हिंसा के आरोपी के मददगार राहुल। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नीचे गिरकर कांग्रेस की टीआरपी उठाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे। यूपी के हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीकी कप्पन के घर पहुंचकर राहुल ने परिवार को भरोसा दिलाया और देश को बताया कि कांग्रेस यूपी में जातीय हिंसा के आरोपियों के समर्थन में है। यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही हाथरस की बेटी को इंसाफ के बहाने देश और प्रदेश को जातीय दंगों में जलाने की बड़ी साजिश का खुलासा किया था। इस साजिश में सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। कप्पन परिवार जिनका आप बात कर रहे हो, उनके परिवार के लोग उनको आके मिले, उन्होंने अपनी बात कही। पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाएं। सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी मथुरा से हुई थी। सिद्दीकी कप्पन के अलावा मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतीकुर रहमान, बहराइच का रहने वाला मसूद अहमद, रामपुर का रहने वाला घेर फतेह खान भी गिरफ्तार किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने दिल्ली दंगों की तरह ही यूपी में जातीय दंगों की बड़ी साजिश रची थी। पकड़े गए आरोपी दंगों की वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास भड़काऊ साहित्य मिले। आरोपियों ने पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रची। दंगों के लिए पीएफआई ने फंडिंग की। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान दंगों के लिए फंड इकट्ठा करता था। सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के सभी संदिग्ध चारों एजेंट्स हाथरस के बूलघड़ी गांव में पत्रकार के रूप में जातीय हिंसा में यूपी को जलाने की साजिश में लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता,
वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सिद्दीकी कप्पन के साथ ही अतीकुर रहमान पर यूपी में दंगों के लिए फंड जुटाने का आरोप है। अतीकुर रहमान का दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ में हिंसा में कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है। आरोप है कि अतीकुर रहमान ने दंगों के लिए लोगों को भड़काने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भी गठन करवाया। जी न्यूज ने यह खुलासा किया था कि हाथरस केस में दंगों के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे, आप ये समझना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी को पता नहीं था, राहुल गांधी का होमवर्क इतना कमजोर होता है। रवि, एक चीज बताइए, मतलब राहुल गांधी बिहार में जिन्ना समर्थक को टिकट देते हैं, राहुल गांधी यहाँ पर जिस पर दंगा भड़काने का आरोप है, हाथरस में भड़काने की कोशिश का, जो पीएफआई का कथित सदस्य है, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उस पर मामला दर्ज है, उससे मिलने जाते हैं। होमवर्क कमजोर है या जानबूझकर अपीजमेंट है ये भी? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, जो मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी गलतियां करते हैं, और बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज, राहुल गांधी कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसका विपक्ष फायदा उठाता है, जिसका सत्ता पक्ष जो, आप तो राहुल गांधी खुद विपक्ष में है, उसका फायदा उठाता है। आप देखिए, इससे पहले आपको याद हो कि जेएनयू में जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नारेबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, कश्मीर को बांटने पर नारेबाजी कर रहे थे, उसमें जब सरकार ने एक्शन लिया तो पता चला राहुल गांधी दूसरे दिन पहुंच गए उनके बीच में, उनके समर्थन में खड़े हो गए। इसी तरह दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकी थे, उनके घर पर मिलने आजमगढ़ चले गए। तो कांग्रेस के नेता उनको सीख मिलती है राहुल गांधी से और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से, और अब हाथरस की घटना में भी निकल के सामने ही आ रहा है। तो ऐसी गलती करके आप विपक्ष को और सत्ता पर जो भी आपके सामने वाला पक्ष है उसको एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं कि आप जो है देशद्रोही लोगों के साथ खड़े हैं और देश के खिलाफ जो लोग मैं ये समझना चाह रहा हूं, जितने भी लोग देश से देख रहे हैं, तो ये राहुल गांधी की गलती करने की आदत है और ये गलती है, जानबूझकर है। वो इतने नादान नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि कप्पन सिद्दीकी पर क्या आरोप है। उसके बाद तमाम जगह विधानसभा चुनाव हारे, बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे हैं, और गलती नहीं सुधारेंगे तो आगे इसका फायदा लगातार बीजेपी और तमाम जो उनके विपक्षी दल है उसका उठाते रहेंगे फायदा। वैसे कांग्रेस ने सिर्फ जातीय हिंसा, मैं आ रहा हूं रवि आपके पास, कांग्रेस ने सिर्फ जातीय हिंसा के आरोपी का समर्थन नहीं किया, बल्कि बिहार चुनाव में ऐसे नेता को टिकट दिया जिस पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप है। पूरा विवाद दरअसल मशहूर उस्मानी को लेकर है, जिन्हें दरभंगा के जाले से कांग्रेस ने टिकट दिया। 2008 में आपको पता होना चाहिए शख्स कौन है। 2018 में एएमयू में जिन्ना की तस्वीर वाला विवाद आपको याद है, तब ये मशहूर उस्मानी साहब थे, जिन्ना की तस्वीर के समर्थन में इन्होंने प्रदर्शन का इन पर आरोप है कि तस्वीर, जिन्ना की तस्वीर नहीं हटने देंगे ये, और इनको जिन्ना प्रेमी को टिकट राहुल गांधी देते हैं, और पीएफआई के कथित सदस्यों को जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है उनके परिवार को मदद का भरोसा देते हैं सिद्दीकी कप्पन। रवि, फिर वही सवाल, कोई टुकड़े टुकड़े वोट बैंक भी होता है क्या, कि इनसे मिलेंगे तो वो हमको वोट दे देंगे? ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या, कोई टुकड़े टुकड़े वोट बैंक? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, राहुल गांधी और यहाँ कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देकर विवाद में फंसती है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि आप ऐसी गलती करते हैं और चुनाव में गलतियों से ही आपको नुकसान होता है। जो जितनी गलती करता है वही उतना खामियाजा भुगतता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। चाहे उनके नेताओं के बड़बोले बयान हो, आप देखिए मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो, चाहे तमाम नेता हो, ऐसे बयान देते हैं जिसको उनको नुकसान होता है। प्रधानमंत्री को लेकर बयान देते हैं। आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका आतंकवादी संगठनों से नाता रहता है, जो कट्टरपंथी संगठन है उनसे नाता रहता है। आपको याद होगा सहारनपुर का जो कैंडिडेट था उनका, इमरान हुसैन, उसने तमाम बार प्रधानमंत्री को लेकर गलत बयानबाजी की थी, उनको आपने टिकट दिया। तो आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जिसकी वजह से आप पर एक ये ठप्पा लगता है कि आप जानबूझकर देश विरोधी जो गतिविधि करने वाले जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्ती गाली देते हैं, उन लोगों को आप समर्थन करते हैं। और दिग्विजय सिंह जैसे लोग देश विरोधी ठप्पा क्या उनके लिए वो खुलेआम समर्थन करते हैं, आतंकवादियों के घर जाके मिलते हैं और उन्हीं के सरकार के दौरान। नहीं रवि, ये देश विरोधी थप्पा वो अपने लिए बैज ऑफ ऑनर समझते हैं क्या? उनको पता तो है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का होमवर्क इतना कमजोर होगा कि सिद्दीकी कप्पन पर आरोप क्या राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा।
पीएफआई का कथित सदस्य, आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज, देशद्रोह का मामला, दंगे भड़काने का मामला। परिवार से मिलते हैं राहुल गांधी और मदद का भरोसा देते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी को पता नहीं होगा क्या करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देश हित में उन लोगों की आंख खोलने वाली खबर बहुत ध्यान से देखिएगा जो कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज हम देश हित में दुनिया भर से नई रिसर्च ढूंढ कर लाए हैं। ये रिसर्च बताती है कि दुनिया में कोरोना अब रूप बदल रहा है और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। देखिएगा बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को। देखिए, इच्छाधारी वायरस बन गया कोरोना। जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि कोरोना अब दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये एम्स की रिपोर्ट है कि दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा रहा है कोरोना। कोरोना से ठीक 60% जो पेशेंट्स हैं उनके फेफड़े खराब। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बता रही है। हम तमाम रिसर्च का एक तरीके से निचोड़ आपके लिए लाएंगे। जितने भी लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन उनमें से 60% पेशेंट्स के फेफड़े खराब हो रहे हैं। भारत में कोरोना से कुछ मरीजों की आंखों में लाल स्पॉट्स आ रहे हैं, रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, लाल निशान आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना से हमेशा के लिए सुनने की शक्ति भी जा सकती है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिपोर्ट है। हमेशा के लिए सुनने की शक्ति, मतलब अब और ज्यादा खतरनाक हो रहा है कोरोना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता घटा रहा है कोरोना। ये जर्नल ऑफ फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी इंस्टीट्यूट जो है वहां की ये रिपोर्ट है। बोलने और चलने फिरने में भी दिक्कत कोरोना के लक्षण WHO के कुछ एक्सपर्ट से मान रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से डायबिटीज बीमारी हो सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन की ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। दो गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। कल कोरोना पर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर जो अपील देश से की, अगर आप उसे अनसुना कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। कोरोना बेहद तेजी से रूप बदल रहा है। अब कोरोना सिर्फ फेफड़े ही नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि दिमाग की कोशिकाओं को भी मार रहा है और आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली के एम्स में ऐसे पहले केस का पता चला है जिसमें कोरोना वायरस ने दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा एक 11 साल की बच्ची के साथ हुआ। दिमाग की नसों को नुकसान की वजह से बच्ची की आंखों पर असर हुआ और उस बच्ची को धुंधला दिखाई दे रहा है। हमने रिसेंटली एक पेशेंट देखा था जो 11 साल की बच्ची थी, जिसके अंदर वो हमारे पास वो विजन लॉस से आई थी और हमने जब रूटीनली टेस्ट करा तो उसमें कोविड पॉजिटिव निकला। तो उसमें डीमाइलिनेटिंग कंडीशन थी और उसका इम्यूनोथेरेपी के बाद 50% रिस्पॉन्स है। अब कहा जाता है कि जो कोविड-19 से जो है, या तो वायरस की डायरेक्ट इफेक्ट से या इम्यूनोलॉजिकल वे से, दोनों तरीके से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। जी न्यूज ने कल ही डीएनए में कोरोना वायरस पर दुनिया को सावधान करने वाली एक रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में ये पाया है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, थकान, चिंता और डिप्रेशन जैसे लक्षण परेशान करते हैं। यानी स्वस्थ होने के बाद भी ऐसे लोगों का जीवन दोबारा कभी सामान्य नहीं होगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने के बाद भी हर 10 में से 6 मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हुई। कोविड-19 के 60% मरीजों के फेफड़े, 29% मरीजों की किडनी और 26% के हार्ट और 10% मरीजों के लिवर ठीक से काम नहीं कर रहे। कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो घर से बाहर ही नहीं जा पा रहे। ऐसे कई लोग हैं जो सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बुखार, अलग अलग परेशानियों के साथ अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वापस से अपना ऑफिस का काम, डेली एक्टिविटीज़ करने लगा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगा था, तो कहीं ना कहीं शरीर में, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जहाँ पे मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा था, या कहीं पे कुछ काम करते हुए, रनिंग करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरी बॉडी पहले एक्ट कर रही थी अभी वैसा नहीं कर रही है। स्टेज से चढ़ना पड़ता है तो मैं ऐसा फील करता हूँ। पहले मैं आराम से चढ़ जाया करता था, लेकिन अभी चढ़ने के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील होता है, थकान फील होती है, थोड़ा सांस भी हल्का हल्का फूलता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अभी भी है।
देश में 67 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन इन 67 लाख मरीजों में से बहुत से ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में लौट कर आने का सिलसिला जारी है। किसी मरीज को 15 दिन बाद तो किसी को 3 महीने बाद फिर से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साइड इफेक्ट्स के अलावा कई लोगों को तो दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो रहा है। After corona infection, antibodies develop in the body. Now, these antibodies, after any infection, antibodies पैदा होते हैं शरीर में। वो कब तक लास्ट करेंगे, इसके लिए कई स्टडीज़ आई हैं। किसी ने कहा है 3 महीने रहते हैं, कई ने कहा है 4 महीने रहते हैं, कुछ ने 5 महीने तक देखा है इन एंटीबॉडीज़ को। ये बीमारी नई है, इसके बारे में अभी इतना ही मालूम है। तो 5 महीने तक यदि लास्ट करते हैं और किसी के एंटीबॉडी कम हो गए तो उनको दोबारा बीमारी फैल सकती है, दोबारा संक्रमण हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। वायरस का संक्रमण ठीक होने में 14 दिन का समय लग सकता है। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ये हो सकता है कि आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ लक्षण स्वस्थ होने के बाद भी आपके शरीर में मौजूद रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री की बात मानिए। इसीलिए 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की आदतों को मत भूलिए। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.